एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में सोचना कितना दिलचस्प है ना, जहां जहां आपके 97% कस्टमर्स, मतलब 77% लोग कभी असल में आपकी दुकान के अंदर कदम ही नहीं रखते। हाँ, ये तो है। लेकिन फिर भी वो बिजनेस देश के 2.25 लाख से ज्यादा गांवों में लगातार अपनी नई नई दुकानें खोल रहा है। ये किसी बहुत बड़े पैराडॉक्स या विरोधाभास जैसा लगता है। एक तरफ पूरी तरह से डिजिटल होने की बात, राइट, और दूसरी तरफ जमीन पर इतनी आक्रामक तरीके से ईंट पत्थर वाली फिजिकल शाखाएं खोलना। और पता है, यही पैराडॉक्स इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम कड़ी है। जब हम भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो वो एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, बल्कि वो इस भारतीय बाजार की असलियत को अपना रहे हैं, जो एक साथ डिजिटल भी है और जिसे आमने सामने के भरोसे की भी उतनी ही जरूरत है। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। आज की इस डीप डाइव चर्चा का जो फोकस है वो इसी विशाल सिस्टम को समझना है। हमारे पास HDFC बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट है। हाँ, जो कि काफी बड़ी है। बिल्कुल, 400 पन्नों का ये दस्तावेज किसी को भी डरा सकता है। ये बिल्कुल किसी बड़ी और महंगी गाड़ी के बोनेट को खोलकर उसके जटिल इंजन को समझने जैसा है। सही कहा। बहुत सारे पुर्जे हैं, बहुत सारे तार हैं, लेकिन आज हमारा मिशन एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह इस रिपोर्ट को डिकोड करना है, ताकि इस चर्चा के बाद किसी भी व्यक्ति को बैंक का जो बिजनेस मॉडल है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, स्ट्रैटेजी और जो रिस्क है, वो सब कुछ बिल्कुल साफ साफ और आसान भाषा में समझ आ जाए। और देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी मिशन है। अक्सर होता क्या है कि लोग एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ प्रॉफिट का नंबर देखते हैं। हाँ, टॉप लाइन और बॉटम लाइन। एग्जैक्टली, बस वो देखकर बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असली कहानी उन नंबरों के पीछे छुपे क्यों और कैसे में होती है। तो चलिए आज इस इंजन का मुआयना करते हैं। बिल्कुल। तो प्रॉफिट और बैलेंस शीट के करोड़ों के आंकड़ों में उलझने से पहले मेरा मानना है कि हमें इस इंजन के काम करने का बेसिक लॉजिक समझना होगा। राइट। आखिर एक बैंक, और खासतौर पर इतना बड़ा बैंक, पैसा कमाता कैसे है? मतलब इसका कोर बिजनेस मॉडल क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था कि HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद क्या इसे हम एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट कह सकते हैं? फाइनेंशियल सुपरमार्केट। हाँ, मतलब जहां अब होम लोन, सेविंग्स अकाउंट और बिजनेस लोन सब एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं। हाँ, ये एनालॉजी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अगर हम इस बैंक के कोर बिजनेस मॉडल को देखें तो ये मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ओके। पहला है रिटेल बैंकिंग, दूसरा होलसेल बैंकिंग और तीसरा ट्रेजरी। तो रिटेल बैंकिंग बिल्कुल आपके सुपरमार्केट के उस हिस्से की तरह है जहां आम लोग और छोटे व्यापारी आते हैं, जिन्हें डे टू डे बैंकिंग चाहिए होती है। बिल्कुल। जिन्हें सेविंग्स अकाउंट चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए। और रिपोर्ट की डेटा को अगर हम देखें तो इस सुपरमार्केट की पहुंच सच में विशाल है। बैंक की लगभग 9,455 ब्रांचेस हैं। राइट। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गया वो ये रहे कि इनमें से 51% ब्रांचेस, मतलब आधे से ज्यादा, सेमी अर्बन और रूरल इलाकों में हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो आखिर फोकस इन टियर 2 और टियर 3 शहरों या गांवों पर इतना ज्यादा क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत ही सॉलिड इकोनॉमिक वजह है। देखिए, मेट्रो शहरों में जो बैंकिंग मार्केट है वो सैचुरेट हो चुका है। मतलब वहां सबके पास पहले से अकाउंट्स हैं। एग्जैक्टली, लगभग हर किसी के पास बैंक अकाउंट है। अगर आपको आज फ्रेश और सस्ता डिपॉजिट चाहिए, यानी वो पैसा जो लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, हाँ, तो वो आपको उन कस्बों और गांवों से मिलेगा जहां अभी तक ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग पूरी तरह से पहुंची ही नहीं है। मेक सेंस। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा हिस्सा है वो है होलसेल बैंकिंग। तो क्या हम होलसेल बैंकिंग को इस सुपरमार्केट का वो एक्सक्लूसिव VIP सेक्शन मान सकते हैं जो सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए रिजर्व्ड है? हाँ, बिल्कुल। ये सेक्शन सरकार, PSUs और बड़ी कॉर्पोरेट और उभरती हुई जो SMEs होती हैं उनके लिए है। बैंक इनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनना चाहता है। वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसे सिर्फ वर्किंग कैपिटल लोन नहीं चाहिए ना, उसे फॉरेन एक्सचेंज की सुविधा भी चाहिए, पेरोल मैनेजमेंट भी चाहिए अपने एम्प्लॉइज के लिए। ओहो, हाँ। और सप्लाई चेन फाइनेंसिंग भी चाहिए। और जो तीसरा हिस्सा है ट्रेजरी, वहां बैंक अपने खुद के फंड्स और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है ताकि रिस्क को कंट्रोल करते हुए वहां से भी कुछ मुनाफा निकाला जा सके। ओके, मैं समझ गई। तो ये बात साफ हो गई कि पैसा सिर्फ एक दिशा से नहीं आ रहा है। रिटेल से छोटे छोटे मुनाफे का बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, राइट। होलसेल से बड़े और स्टेबल सौदे मिल रहे हैं, और ट्रेजरी से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स का फायदा हो रहा है।
तो अब जब हम इस मॉडल को समझ गए हैं तो चलिए इस साल की मार्कशीट देखते हैं। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल रेवेन्यू लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए के पार रहा। ये पिछले साल से करीब 6.7% ज्यादा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो करीब 67,300 करोड़ रुपए रहा, जिसमें सीधे तौर पर 10.5% से ज्यादा की ग्रोथ है। देखिए, ये नंबर्स अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन जो चीज एक एनालिस्ट को सबसे ज्यादा उत्साहित करती है ना, वो क्या है? वो है नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी NII। राइट, NII यानी जो ब्याज बैंक ने लोन देकर कमाया और जो ब्याज उसने डिपॉजिट्स पर ग्राहकों को चुकाया, उन दोनों का जो अंतर है। हाँ, वही असली कमाई है। तो इस साल बैंक की NII करीब 1,22,000 करोड़ रुपए रही, जिसमें 13% की शानदार ग्रोथ है। वाओ, 13%। हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक का जो कोर बिजनेस है वो बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ एक टर्म है जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर, जो इस बार बढ़कर करीब 88 रुपए हो गया है। अगर हम इसे बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझें तो इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए बैंक एक बहुत बड़ा पिज्जा है। ओके, पिज्जा। और उसके करोड़ों टुकड़े हैं, यानी शेयर्स हैं। EPS हमें ये बताता है कि उस पिज्जा के एक सिंगल टुकड़े यानी एक शेयर ने पूरे साल में असल में कितना मुनाफा कमाया। अच्छा, तो ये 88 रुपए का आंकड़ा दिखाता है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी प्रति शेयर मजबूत है, भले ही बैंक का ओवरऑल साइज कितना भी बढ़ गया हो। गॉट इट। अब एक और आंकड़े पर आते हैं जो रिपोर्ट में बहुत प्रमुखता से दिया गया है, कासा रेशियो, जो लगभग 34.5% रहा। क्या ये वो सस्ता पैसा है जिसकी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। देखिए, ये किसी भी बैंक की ऑक्सीजन की तरह है। कैसे? जब आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो बैंक आपको मुश्किल से 3 या 4% ब्याज देता है। करंट अकाउंट पर तो बैंक कोई ब्याज ही नहीं देता। हाँ, वो तो 0 होता है। तो यानी बैंक के पास मौजूद कुल डिपॉजिट्स का 1/3 से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिस पर उन्हें बहुत कम खर्च करना पड़ रहा है। ओहो, अब मैं समझी। जब आपके पास इतना सस्ता फंड हो और आप उसे पर्सनल लोन या होम लोन के रूप में 9 या 10% पर आगे उधार दे सकें, तो प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ना तय ही है। एग्जैक्टली। इसी वजह से उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम 3.48% पर स्थिर रहा। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो हल्का सा बढ़कर 40.5% हो गया है। इसे अगर एक सिंपल एनालॉजी से समझें तो मान लीजिए एक दुकानदार 100 रुपए कमाता है और इस दुकान की बिजली, स्टाफ की सैलरी और मेंटेनेंस में करीब 40 रुपए 50 पैसे खर्च कर देता है। राइट? तो बाकी बचा पैसा उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ ना मुझे इस रिपोर्ट में एक चीज ने अटका दिया। वो क्या? रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बैंक के डिपॉजिट्स यानी जमा राशि में 14% से ज्यादा की आक्रामक बढ़ोतरी हुई है। हाँ, लोगों ने बहुत पैसा जमा किया, लेकिन जो एडवांसेस हैं यानी जो लोन बैंक देता है वो सिर्फ 5.5% ही बढ़े हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब कैसे? बैंक का काम तो लोन देकर ब्याज कमाना है ना, तो क्या इकोनॉमी में कोई रिस्क देखकर बैंक लोन देने से डर रहा है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है आपका, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल मैकेनिज्म को गहराई से देखें तो ये डर नहीं है। तो फिर क्या है? इसे प्रोएक्टिव बैलेंस शीट मैनेजमेंट कहा जाता है। प्रोएक्टिव कैसे? मतलब लोन ना देना तो एक तरह का डिफेंसिव कदम लग रहा है मुझे। देखिए, इसके पीछे की जो असली वजह है वो है HDFC लिमिटेड का मर्जर के बाद बैंक की बैलेंस शीट में बहुत सारे लोन्स एक साथ आ गए थे। ओके। जिससे उनका लोन टू डिपॉजिट रेशियो बहुत हाई हो गया था। आसान भाषा में कहें तो बैंक ने जितना पैसा जमा किया था उसके मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा उधार दे रखा था। अच्छा, और रेगुलेटर यानी रिजर्व बैंक ये पसंद नहीं करता होगा? बिल्कुल नहीं, RBI को ये पसंद नहीं है। इसलिए बैंक ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने जानबूझकर अपने लोन बांटने की स्पीड को धीमा कर दिया ताकि वे डिपॉजिट्स को तेजी से बढ़ाकर उस रेशो को वापस एक सुरक्षित और संतुलित स्तर पर ला सकें। वाओ! लोन बांटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लोन बांटना और अपनी बैलेंस शीट को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर रखना, ये असली चुनौती होती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। मतलब तेज भागने से ज्यादा जरूरी है संतुलन बनाए रखना। और मुझे लगता है ये संतुलन उनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या कार में भी साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल। ये लगभग 19.6% है। रिजर्व बैंक का नियम कहता है कि ये कम से कम 11.7% होना चाहिए। इसका मतलब है कि HDFC बैंक के पास कल को इकोनॉमी में अगर कोई बड़ा झटका आ जाए
तो उसे सहने के लिए रेगुलेटरी जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ा सुरक्षा चक्र है। बिल्कुल, ये बैंक को एक किले की तरह मजबूत बनाता है। और इसी सतर्कता का नतीजा है कि उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए के आंकड़े इतने शानदार हैं। एनपीए मतलब जो लोन डूब गए हैं या जिन पर ईएमआई नहीं आ रही है? हाँ, इनका ग्रॉस एनपीए सिर्फ 1.33% है और नेट एनपीए तो मात्र 0.43%। वेट, सीरियसली? सिर्फ 0.43? हाँ, मतलब 100 रुपए के लोन में से मुश्किल से आधा रुपया ऐसा है जिसे डूबा हुआ माना जा रहा है। इतने बड़े बैंक के लिए ये एसेट क्वालिटी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन मानकों में से एक है। चलिए, मार्कशीट तो बहुत शानदार है, बैलेंस शीट संतुलित है और रिस्क को भी अच्छे से कवर किया गया है। लेकिन कोई भी बड़ा इन्वेस्टर सिर्फ आज के आंकड़े नहीं देखता, वो भविष्य का रोड मैप देखता है। बिल्कुल सही। तो मैनेजमेंट अगले 5 या 10 सालों के लिए क्या सोच रही है? देखिए, उनका जो रोड मैप है वो 2 सबसे बड़े पिलर्स पकड़ा है। पहला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है रूरल एक्सपेंशन। और यहीं पर वो विरोधाभास या पैराडॉक्स आता है जिससे हमने आज की ये चर्चा शुरू की थी। हाँ, वो 99% वाला। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार आज बैंक के 97% फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से डिजिटल हो रहे हैं। 97%? इसका सीधा मतलब है कि ब्रांच में जाकर कैश जमा करने या पैसे निकालने वाला युग लगभग खत्म ही हो गया है। लगभग। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि 86% नए रिटेल प्रोडक्ट्स जैसे सेविंग्स अकाउंट खोलना या क्रेडिट कार्ड लेना अब डिजिटल चैनल्स के जरिए हो रहे हैं। इसके लिए उन्होंने नया पेज़ैप 2.0 और पिक्सल क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। राइट। लेकिन फिर मेरा सवाल वही आता है कि जब सब कुछ ऐप्स और एल्गोरिथम पर शिफ्ट हो रहा है तो फिर इतनी सारी फिजिकल ब्रांचेस क्यों खोली जा रही हैं? क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसे वो माइक्रो मार्केट फोकस्ड मल्टी फॉर्मेट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओह गॉड, ये कॉर्पोरेट जार्गन तो सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता। ओके। मतलब जिस इलाके में जैसी जरूरत है वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल खड़ा करना। अर्बन इलाकों में शायद उन्हें बड़ी फिजिकल ब्रांच की जरूरत ना हो क्योंकि वहां सब फोन पे कर रहे हैं। हाँ, तो वहां वो सेल्फ सर्विस वाली डिजिटल बैंकिंग यूनिट लगा सकते हैं। लेकिन टियर 3 शहरों या गांवों में जहां लोगों को अभी भी बैंक मैनेजर से आमने सामने बात करके वो भरोसा मिलता है ना। हाँ, वो ह्यूमन टच चाहिए होता है। एग्जैक्टली। वहां उन्हें ईंट पत्थर वाली फिजिकल ब्रांच चाहिए। इसे फिजिटल अप्रोच कहते हैं, यानी फिजिकल प्लस डिजिटल। इसी रणनीति के जरिए वो अब 2,35,000 गांव तक पहुंच चुके हैं और वहां विशेष बैंकिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। और ये प्रोग्राम सिर्फ पैसे जमा करने तक सीमित नहीं है। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि इसके तहत ग्रामीण ग्राहकों को कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप, डॉक्टर्सों से टेली कंसल्टेशन और कृषि से जुड़ी जो आधुनिक तकनीक होती है उसका सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। हाँ, एग्रीटेक का। मतलब वो सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और अगर हम इसी बात को मर्जर के नजरिए से देखें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर कर आता है और वो है सिनर्जी। सिनर्जी यानी एक और एक मिलकर 11 कैसे बन रहे हैं। हाँ। रिपोर्ट में इसका एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण दिया गया है। मर्जर से पहले जब HDFC लिमिटेड होम लोन देता था तो उनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं था। राइट। इसलिए वो उन ग्राहकों को सेविंग्स अकाउंट नहीं दे सकते थे। लेकिन अब मर्जर के बाद 95% नए होम लोन ग्राहक सीधे बैंक के साथ अपना सेविंग्स अकाउंट भी खोल रहे हैं, जो कि पहले के 35% के मुकाबले ये बहुत बड़ी छलांग है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। एक होम लोन अमूमन 15 या 20 साल का कमिटमेंट होता है। लंबा कमिटमेंट है। हाँ। अगर कोई व्यक्ति 20 साल के लिए किसी बैंक से जुड़ गया है तो बैंक के पास उसे अपना क्रेडिट कार्ड, लाइफ इंश्योरेंस या कार लोन बेचने का बहुत बड़ा अवसर होता है। इसे ही हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हाँ, इसका मतलब ये है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी एक नया ग्राहक बनाने का जो खर्च है वो काफी कम हो गया है। बिल्कुल। होम लोन के बहाने उन्हें एक कैप्टिव ऑडियंस मिल गई है जिसे वो अपनी पूरी फाइनेंशियल सुपरमार्केट के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो बेच सकते हैं। बिल्कुल सही। यही वो स्केल और ताकत है जो उन्हें बाजार में सबसे अलग खड़ा करती है। ये सब कुछ कागज पर बहुत बेहतरीन लगता है, लेकिन हर तेजी से आगे बढ़ती गाड़ी के सामने कुछ स्पीड बम्प्स तो होते ही हैं। हाँ, रिस्क तो हमेशा रहता है। अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो आखिर मैनेजमेंट किन रिस्क या खतरों को लेकर सतर्क है?
मतलब उन्हें रात में नींद क्यों नहीं आती होगी? सबसे बड़ी चिंता जो मैनेजमेंट और एनालिस्ट दोनों के दिमाग में है ना, वो है एसेट क्वालिटी रिस्क, खास तौर पर इस डिजिटल लेंडिंग के दौर में। मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पर आने वाली थी। एक तरफ तो हम बड़ी खुशी से कहते हैं कि 86% रिटेल लोन डिजिटल हो रहे हैं। आप अपने मोबाइल पर कुछ स्वाइप करते हैं और कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं। हाँ, कन्वीनियंस तो है। लेकिन क्या ये कन्वीनियंस बैंक के लिए एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब नहीं है? इतनी जल्दी में लोन देने से तो फ्रॉड या डिफॉल्ट के चांस भी बहुत बढ़ जाने चाहिए। देखिए, ये डर बिल्कुल वाजिब है और इंडस्ट्री में से लेकर काफी डिबेट भी है। लेकिन रिपोर्ट में ये बहुत बारीकी से समझाया गया है कि एचडीएफसी बैंक इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करता है। कैसे? बैंक ये इंस्टेंट डिजिटल लोन्स हवा में तीर चलाकर किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं देता। ये लोन्स मुख्य रूप से उनके जो मौजूदा ग्राहक हैं उन्हें ही दिए जाते हैं। हाँ, क्योंकि उन ग्राहकों की पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री बैंक के पास पहले से मौजूद होती है। उनकी सैलरी कब आती है, वो पैसा कहाँ खर्च करते हैं, क्या वो अपनी ईएमआई समय पर भरते हैं, हाँ, वो सारा डेटा उनके पास है। तो जो सख्त क्रेडिट चेकिंग एक ब्रांच मैनेजर फाइलों के जरिए करता है, वही चेकिंग पीछे काम कर रहा एल्गोरिदम डेटा के आधार पर माइक्रो सेकंड्स में कर लेता है। ओहो। इसी मजबूत रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का नतीजा है कि डिजिटल लैंडिंग में इतनी तेजी के बावजूद उनका ओवरऑल ग्रॉस एनपीए महज 1.33% पर कंट्रोल में है। ये मेक सेंस करता है। वो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, ब्लाइंड रिस्क नहीं ले रहे। इसके अलावा कोई और स्पीड बम जो रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया हो? एक और बहुत बड़ा चैलेंज है रेगुलेटरी रिस्क, खासतौर पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल। पीएसएल, थोड़ा इस पर रोशनी डालें। आखिर पीएसएल किसी कमर्शियल बैंक के लिए रिस्क या चैलेंज कैसे बन जाता है? देखिए, रिजर्व बैंक के नियमों के तहत भारत में हर बैंक को अपने कुल लोन का 40% हिस्सा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देना ही होता है। ओके। इसमें कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्योग यानी एमएसएमई और जो कमजोर वर्ग हैं वो शामिल हैं। अब एक कमर्शियल बैंक के लिए चुनौती ये होती है कि इन क्षेत्रों में लोन डिफॉल्ट होने का खतरा अमूमन ज्यादा होता है और कई बार मार्जिन भी कम मिलता है। हाँ, रिस्क ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक ने इस साल 40.4% का टारगेट पूरा किया है। मतलब बैंक चाहे या ना चाहे, उन्हें अपने हर 100 रुपए के लोन में से 40 रुपए इन सेक्टर्स में देने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। और जब आपकी बैलेंस शीट 25 लाख करोड़ रुपए के पार हो, तो इस 40% के नियम का पालन करते हुए एसेट क्वालिटी यानी उस लोन की क्वालिटी को बेहतरीन बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। वाकई। उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि वो रेगुलेटरी नियम भी माने और साथ ही शेयर होल्डर्स का पैसा भी न डूबने दें। ये सच में एक बहुत बारीक टाइट रोप वॉक है। खैर, हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा मैकेनिज्म और रिस्क पर बात कर ली। हाँ, काफी डीप डाइव हो गया। बिल्कुल। तो अब वक्त आ गया है कि इस पूरे विश्लेषण का एक निचोड़ निकाला जाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति ये चर्चा सुन रहा है जिसे फाइनेंस की बहुत भारी समझ नहीं है, तो उसके लिए मैं इसे कुछ बहुत ही आसान और स्पष्ट पॉइंट्स में समेटने की कोशिश करती हूँ। श्योर। अगर हम इस 400 पेज की रिपोर्ट को सिर्फ 5 या 6 लाइनों में डिकोड करें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। पहली बात, ये बैंक आकार में बहुत विशाल है और झटकों को सहने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इनका कार लगभग 19.6% है। राइट। दूसरी बात, बैंक का प्रॉफिट इंजन लगातार चल रहा है और इस साल मुनाफा करीब 11% बढ़ा है। तीसरी बात, जो लोन्स डूब गए हैं या खराब हो गए हैं वो नाम मात्र के हैं, सिर्फ 1% से थोड़ा सा ऊपर। इसमें कुछ पॉइंट्स और जोड़े जा सकते हैं। हाँ, प्लीज। चौथी बात, अर्बन मार्केट्स में सैचुरेशन को देखते हुए बैंक अब गांवों और छोटे शहरों में तेजी से विस्तार कर रहा है। पांचवी बात, ऑपरेशंस पूरी तरह से डिजिटल हो रहे हैं, जहां 97% काम बिना ब्रांच गए हो रहा है। अमेजिंग। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे अहम बात, एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर का फायदा अब साफ तौर पर नए ग्राहकों को जोड़ने और एक ही ग्राहक को कई सारे प्रोडक्ट्स बेचने यानी क्रॉस सेलिंग में दिखने लगा है। परफेक्ट। ये तो हुआ बिगिनर्स के लिए। लेकिन अगर हम एक एनालिस्ट या अनुभवी इन्वेस्टर की नजरों से देखें तो इस रिपोर्ट के सबसे बड़े टेकअवेज क्या हैं? इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि बैंक एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। उनके लिए की टेकअवेज ये हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम में 13% की मजबूत ग्रोथ ये बताती है कि कोर बिजनेस सॉलिड है। डिपॉजिट्स को आक्रामकता के साथ 14% से बढ़ाना ये दिखाता है कि बैंक मार्केट शेयर हासिल कर रहा है।
इसके साथ ही डिजिटल लैंडिंग की तेजी के बावजूद एसेट क्वालिटी का इतना बेहतरीन रहना उनकी रिस्क अंडरराइटिंग क्षमता का सबूत है। बिल्कुल। और अंत में रूरल सेक्टर में नए डिपॉजिट्स तलाशना और होम लोन कस्टमर्स को बाकी प्रोडक्ट्स बेचना उनके भविष्य की प्रॉफिटेबिलिटी का आधार बनेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सिर्फ बीते साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्टेबल और भविष्य के लिए तैयार रणनीति का ब्लूप्रिंट है। तो ये था हमारा HDFC बैंक के इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट का एक गहरा विश्लेषण। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसके हर पहलू को छुआ, चाहे वो बिजनेस मॉडल हो, मार्कशीट हो या फिर रास्ते के स्पीड बम्प्स हो। इस जटिल डेटा को इतनी आसानी और स्पष्टता के साथ डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस पूरी रिपोर्ट के अलग अलग धागों को जोड़कर ये बड़ी तस्वीर बनाना वाकई एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव रहा मेरे लिए भी। और आखिर में इस पूरी चर्चा से निकलकर एक विचार है जिस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। हमने देखा कि बैंक के 97% ट्रांजैक्शंस अब पूरी तरह से डिजिटल हो रहे हैं, स्मार्ट ऐप्स आ गए हैं और फाइनेंशियल दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले एक दशक में ये जो लाखों नई फिजिकल ब्रांचेस खुल रही हैं, इनकी ज़रूरत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, या फिर जब सब कुछ मशीनों, एल्गोरिदम्स और ऐप्स के हाथ में चला जाएगा तो बैंकिंग जैसी पर्सनल चीज़ में एक असली इंसान से बात करना, ह्यूमन टच पाना और बैंक मैनेजर के सामने बैठकर अपनी परेशानी बताना, क्या आखिर में यही दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी लग्जरी बन जाएगा? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इसी विचार के साथ हम आज की ये डीप डाइव चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली बार एक नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।